कुल 23 प्रश्न आए थे, जिसमें से मेरा 21 सही था। अगर आप इसमें पूरा बहुत अधिक समय भी दे देंगे इसको खत्म करने में, तो भी मुझे नहीं लगता है कि आप 10-12 से ज्यादा सही कर पाएंगे, क्योंकि बहुत अंदर से प्रश्न आते हैं। यानी 70-30 का रेशियो है अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है नेट जेआरएफ की तैयारी में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जून में जो नेट का पेपर होने वाला है उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रखें, और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि आज जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने किस तरीके से जेआरएफ निकाला, उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही, इसको भी हम साथ ही साथ जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट मिस्टर अखिल से। तो कैसे हैं अखिल जी आप? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद राजा आपका। हमारा सिंपल सा सीधा सा सवाल यही रहेगा, दर्शकों को भी हमारे यही जानना है कि आपने 2 महीने के अंदर या फिर जो इतना कम समय था अपनी जो तैयारी है किस तरीके से रखा, और जो हमारे आने वाले लोग जो तैयारी करेंगे नेट जेआरएफ की जून में देंगे एग्जाम इस बार फिर से, तो उन लोगों को किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। आपके पास 2 महीने थे, इनके पास 4 महीने, लगभग दुगना समय है। तो अपनी स्ट्रेटजी बताने के साथ साथ इन्हें भी कुछ बता सकते हैं। सबसे पहले तो मेरा जेआरएफ हो गया, मैं इसके लिए उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो इस यात्रा में मेरे सहयोगी रहे, और मेहनत के साथ साथ मैं भाग्य को भी इसमें जोड़ना चाहूँगा कि भाग्य का भी साथ रहा, जिससे मेरा इस बार जेआरएफ हो गया। मैंने जब तैयारी शुरू करी थी तब कुल मिलाकर 2 महीने मेरे पास समय थे जिसमें मुझे तैयारी करनी थी, क्योंकि एडमिशन की प्रक्रिया में थोड़ा देर हो गया था। तो अक्टूबर से मैंने तैयारी शुरू की थी, अक्टूबर नवंबर 2 महीने थे जिसमें मुझे तैयारी करनी थी। तो जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस के थ्रू जाते हैं। तो मैंने सिलेबस देखा था, तो उसमें ये क्लियर हो गया था कि क्या क्या टॉपिक लगे हुए हैं नेट जेआरएफ में जो आपको पढ़ने हैं। अब इसके बाद आता है दूसरा प्रश्न जो खड़ा होता है कि टॉपिक तो आपने देख लिए, अब इससे प्रश्न कैसे बन रहे हैं, कितने प्रश्न बन रहे हैं किस यूनिट से, और कैसे प्रश्न बन रहे हैं, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर देखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये दूसरा पक्ष आता है कि आपको पहले सिलेबस देखने के बाद प्रीवियस ईयर देखना होता है। और इस दौरान मैंने कुछ सीनियर से बात की थी जिनका जेआरएफ निकल चुका है, तो उन्होंने एक प्रॉपर बैठाकर मुझे समझाया था कि किस तरह से किस यूनिट को और पेपर 1 को पेपर 2 को अलग अलग कैसे टैकल करना है। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। उसके बाद जब खुद से मैंने एनालिसिस शुरू किया, तो जब मैंने प्रीवियस ईयर में देख रहा था, खासकर 2020 से लेकर जून 2023 तक, और बीच में 2 सेशन मर्ज हो गया था, तो वो एक पेपर हुआ था। तो जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखेंगे ना, तो एक चीज़ सामने वो आती है कि जो टेक्स्ट लगे हुए हैं यूनिट 5 से 10 तक पेपर 2 में, हिंदी में, उससे प्रश्न बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। जब आप 2019 का पेपर देखेंगे ना, तो उसमें बहुत अधिक तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाते थे। हालांकि तथ्यात्मक अभी भी पूछे जाते हैं, लेकिन वो टेक्स्ट से पूछे जाते हैं। पहले वो कहीं से हिंदी साहित्य से पूछ लिए जाते थे, अब टेक्स्ट से अधिक प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। तो मेरी तैयारी का जो सबसे मेन पक्ष था, अगर मैं बात करूँ, वो था मुझे टेक्स्ट तैयार करना है। और अच्छी बात ये रही कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस बार टेक्स्ट से ही पूछे। अगर मैं अभी देख रहा था कुछ समय पहले ही कि मैं जो पेपर दे के आया था उसका एनालिसिस जब मैंने किया, तो पाया कि जो टेक्स्ट है यानी 5 यूनिट से 10 यूनिट तक, उससे 69 प्रश्न आए थे कुल, और पहले से लेकर चौथे यूनिट तक कुल 31 प्रश्न आए थे। यानी 70-30 का रेशियो अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है नेट जेआरएफ की तैयारी में। जो टेक्स्ट का पोर्शन है, जो जिसमें कविताएं, कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास, अन्य गद्य विधाएं लगी हुई हैं, तो ये बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। पहले तो लोग तथ्य याद कर लेते थे और उससे उनका काम निकल जाता था, पर इस बार उन्होंने पैटर्न में थोड़ा बदलाव कर दिया कि अब जिसने टेक्स्ट नहीं पढ़ा, कहानी नहीं पढ़ी, उपन्यास नहीं पढ़ा, उसको इसे करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो आपने फिर यही टेक्स्ट पढ़े सब जो, तो उससे आसानी रही करने में ये। तो जब मैंने तैयारी शुरू करी थी, तो सबसे पहले मैंने कहानियाँ पढ़नी शुरू करी। मैंने टेक्स्ट से ही शुरू किया था, ठीक है। तो मैंने पहले 4 यूनिट छोड़ रखे थे, वो इसलिए भी क्योंकि सीयूईटी की तैयारी के दौरान मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषाखंड हालांकि उसमें नहीं है, फिर भी मैंने पढ़ रखा था भाषाखंड, तो ये वहाँ से तैयार हो गए थे। और बाकी जो टेक्स्ट वाले खंड थे वहाँ से मैंने पढ़ने शुरू किए, क्योंकि वो बिल्कुल नए थे हम मेरे लिए। सही बात। तो सबसे पहले मैंने कहानियाँ शुरू की। 21 कहानियाँ लगी हुई हैं, बहुत छोटी छोटी कहानियाँ हैं, कुछ कहानियाँ बड़ी बड़ी भी हैं, तो आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं 21 कहानियों को। और फिर मैंने 21 कहानियाँ पढ़ी, फिर मैंने पूरी कहानियाँ पढ़ी थी, एक भी कहानी मैंने छोड़ी नहीं थी। और दूसरे नंबर मैंने निबंध पढ़ने शुरू किए। निबंध में मुझे उठ जाग मुसाफिर शायद एक निबंध है जिसको मैंने छोड़ा था, बाकी मैंने सारे निबंध पढ़े थे। कविता क्या है, हालांकि बहुत बड़े निबंध है, उसी शंभू के चिट्ठे,
लेकिन हाँ। मैंने उसको भी एक बार पढ़ा था। और नाटकों की बात करें तो नाटक भी मैंने लगभग सारे पढ़ रखे थे। पढ़ रखे थे, नाटक हाँ। कुछ कुछ छोड़ के मैंने नाटक नहीं पढ़े थे, जिनका नाम अगर मैं लूँ तो एक और द्रोणाचार्य, और एक और नाटक है, झूठा सच तो नहीं है? झूठा सच उपन्यास है। अच्छा, उपन्यास में आ गया, हाँ। हाँ, तो ये और इन तीनों से मिलाकर कहानी, निबंध और नाटक, इन तीनों से मिलाकर कुल 23 प्रश्न आए थे, जिसमें से मेरा 21 सही था। क्या बात। तो आपको टेक्स्ट पढ़ने के जो टेक्स्ट लगे हुए हैं 5 से लेकर 10 यूनिट तक, आप उसको देखेंगे तो वो दो तरह के हैं। एक छोटे टेक्स्ट हैं, एक बड़े टेक्स्ट हैं। छोटे टेक्स्ट में आप बात करेंगे तो कविता, कहानी, निबंध, नाटक, ये हैं। बड़े टेक्स्ट में बात करेंगे तो आप उपन्यास और अन्य गद्य विधाएं। बड़े टेक्स्ट से मतलब ये है कि वो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लेंगे पढ़ने में। आप उपन्यास पढ़ने बैठे हैं, आप कोई अन्य गद्य विधा पढ़ने बैठे हैं, तो बहुत मोटी मोटी किताबें आती हैं उनकी, तो पढ़ने में आपको बहुत समय लगेगा और आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा उसको। तो ये था कि मैंने तो जो छोटे टेक्स्ट हैं मैंने उनको पढ़ना शुरू किया था, जैसे कहानी, नाटक, निबंध, इनको आप पढ़ के दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। मैंने कहानियाँ 2 बार पढ़ी थी पूरी। मैं पूछने ही वाला था कि कहानी एक बार पढ़ी है, 2 बार? मैंने कहानियाँ 2 बार पढ़ी थी। और निबंध मैंने कुछ 2 बार पढ़े थे। हाँ। और नाटक मैं 1 बार पढ़ा था, बाकी मैंने दृष्टि से फिर रिवाइज किया था। कुछ नोट्स भी निकाले थे उसमें नहीं, पढ़ते नोट्स वक्त? बस वो किताब पे जो जिससे मैं पढ़ता था उस पर अंडरलाइन कर लिया था, बस, उससे ज्यादा कुछ नोट्स नहीं। नोट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे अगर पढ़ने बैठेंगे तो। और ये तो हो गए छोटे खंड। अगर बड़े खंडों की बात करें तो जिसमें उपन्यास और अन्य गद्य विधाएं लगी हुई हैं, तो उपन्यास, मैं सच बताऊं तो मेरे पास समय नहीं था, क्योंकि 60 दिन थे मेरे पास टोटल। उपन्यास और अन्य गद्य विधा आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं तो 2 दिन तो लगेगा आपको एक उपन्यास या फिर अन्य गद्य। बहुत तेज पढ़ते हैं आप तो, बहुत धीमा पढ़ते हैं तो भी तो फिर आपको 3-4 दिन लग जाएंगे, लेकिन आप बहुत तेज पढ़ते हैं तो भी आप 2 दिन लग जाएगा समय। तो मैंने ये देखा कि 13 उपन्यास लगे हैं और 10-11 के आसपास अन्य गद्य विधाएं लगी हुई हैं। इस पे बहुत ज्यादा समय देकर बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट का मैंने सोचा था कि कहाँ मैं अपनी एनर्जी ज्यादा लगाऊं तो मतलब आउटकम भी मुझे ज्यादा मिले। तो इसलिए मैंने कहानी, नाटक, निबंध, इस पे अपनी एनर्जी बहुत झोंक दी थी कि मुझे इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। और उससे मेरे अधिकतर क्वेश्चन, लगभग 99% क्वेश्चन सही हो गए थे, तो उसका बेनिफिट मिला। और ये जो था उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं का, इसमें मैंने उपन्यास में गोदान पढ़ रखा था, आपका बंटी पढ़ रखा था, बस यही 2, बाकी मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। बाकी की सब वैसे समरी मैंने समरी देखी थी इसकी दृष्टि से, फिर मैंने जो कथन होते, जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, उनके कथनों को देखा था। और पात्र सबसे महत्वपूर्ण है कि किस उपन्यास से कौन से पात्र हैं, पात्र याद कर रखे थे। इतना से मेरा काम हुआ था। और अन्य गद्य विधाओं में भी सेम ऐसा ही था। कुछ छोटे छोटे भोला राम का जीव, ठकुरी बाबा, ये सब जो है इनको पढ़ रखा, जामुन का पेड़, इनको पढ़ रखा था। बाकी का मैंने समरी देखा हुआ था और दृष्टि से मैंने फिर उसको किया था। ये दोनों मिलाकर मुझे लगता है कि 15-16 क्वेश्चन आए थे, जिसमें 7-8 सही हो गए थे। जितना मुझे लगता है कि एवरेज है, काफी है। अगर आप इस पे पूरा बहुत अधिक समय भी दे देंगे इसको खत्म करने में, तो भी मुझे नहीं लगता है कि आप 10-12 से ज्यादा सही कर पाएंगे, क्योंकि बहुत अंदर से प्रश्न आते हैं। तो ये कॉस्ट बेनिफिट का जो रेशियो था, ये बहुत काम आया। सही कहा। और जैसा कि आपने बताया, शुरुआत के जो 4 यूनिट थे CUT से कवर था, ये बात लगभग सबने बोली है। अभी प्रीतम आया तो उसने बताया कि मैंने उसे छोड़ दिया था, इसलिए शिवम ने भी बोला कि मेरा वैसे ही हो गया था। तो CUT बड़ा मैटर करता है। अगर आप अभी ग्रेजुएशन में CUT में अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है, तो हो सकता है आप जब नेट देंगे तो वहाँ बहुत मदद मिलेगी, कम समय में तैयारी हो जाती है। तो यहीं पर ही बात कर लेते हैं अब साथ कि जिन लोगों के पास अभी 4 महीने का वक्त है, वो इस चीज़ को किस तरीके से कर सकते हैं। सेकंड पेपर को, फर्स्ट पेपर पे आएंगे हम। सेकेंड पेपर की अगर बात करें, पेपर 2 जो हिंदी का है हमारा, अगर उसमें टेक्स्ट खंड की हम बात करते हैं तो अभी पर्याप्त समय है। कहानियाँ, नाटक, निबंध, ये तो पढ़ ही जाने हैं और अच्छे से पढ़ जाने हैं। पढ़ जाने का मतलब ये हुआ कि आपको कहानियों से कोई जगह पूछ दी जाए कि कौन से, मतलब कि इस कहानी में किस जगह का जिक्र है, तो आप वो बता सकने में सक्षम हो। इस तरह से मतलब कहानियों को पढ़ा जाए। और अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आप अधिकतर उपन्यास पढ़ सकते हैं। पूरे तो मैं फिर भी नहीं कहूँगा, क्योंकि आप अधिकतर उपन्यास पढ़ सकते हैं और अन्य गद्य विधाओं में भी आप कुछ पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय है अभी। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि आपका ज़्यादा समय इन सब चीज़ों में ना लग जाए, क्योंकि कुल मिलाकर 15-16 प्रश्न आते हैं दोनों यूनिट से, अन्य गद्य विधा उपन्यास से, लेकिन समय की मांग बहुत ज़्यादा करता है ये दोनों यूनिट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप इन दोनों यूनिट में कम से कम समय दें
और आपको ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिट मिले। आप अपना पूरा समय देकर भी हो सकता है कि आपने पूरे पढ़ रखे हों, पूरी उपन्यास पढ़ रखे हों, पूरी अन्य गद्य विधाएं पढ़ रखी हों, फिर भी आप उन प्रश्नों को हल कर पाने में सक्षम नहीं हो, क्योंकि इतने तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं और इतने अंदर से पूछे जाते हैं कि आप उसको कर सकने में उतना सक्षम नहीं होंगे। अच्छा, तो अब हमने पेपर 2 की काफ़ी बातें कर ली हैं, पेपर 2 पे हम अभी दोबारा आएंगे, थोड़ी सी और बातें उसमें रह गई हैं, पर उससे पहले पेपर 1 पे आ जाते हैं कि आपने पेपर 1 की जो तैयारी है वो कैसे करी थी और बाकी लोगों को आप किस तरीके से कहेंगे कि वो कर सकते हैं। पेपर 1 ऐसे भी बहुत ज़्यादा लोगों को मुश्किल लगता है और ये बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर है, जिसका ये अच्छा होता है उसका JRF ऑलमोस्ट हो जाता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं इस एग्ज़ाम में बैठने वाले सभी विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि आप एक बार अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानिए, चाहे वो पेपर 1 हो, चाहे वो पेपर 2 हो। पेपर 1 की खासकर मैं बात करूं तो पेपर 1 का एक हिस्सा ऐसा है जिसमें मैथ, रीजनिंग, DI ये सब पूछे जाते हैं और लॉजिकल रीजनिंग। ये 4 यूनिट हैं जो बहुत अधिक अंक दे सकते हैं आपको, मतलब 100% अंक दे सकते हैं आपको, ऐसे यूनिट हैं। तो जिनका मैथ अच्छा है उनके लिए ये स्ट्रॉन्ग पक्ष हो जाएगा। आपकी मैथ अच्छी थी? हाँ, मेरा 12वीं तक मैथ था तो मेरा ये स्ट्रॉन्ग पक्ष था। और तो इसलिए मैंने जो मेहनत की वो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ICT, हायर एजुकेशन, कम्युनिकेशन, इन सब टॉपिक्स के लिए मैंने ज़्यादा मेहनत की, क्योंकि ये मेरा स्ट्रॉन्ग जोन था। मेरे प्रश्न बन रहे थे पेपर से पहले, मेरे प्रश्न बन जा रहे थे इससे, तो मैंने सोचा कि जो मेरे लिए नए यूनिट हैं उनको पढ़ा जाए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अभ्यर्थियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका कौन सा यूनिट अच्छा है, कौन सा यूनिट अच्छा नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए। और कुछ चीज़ें आप नोट करके भी लाए हैं, उसमें से अगर कुछ बताना हो तो बता सकते हैं। जैसे अगर पेपर 1 की बात करें हम, तो इसमें 5 प्रश्न जो आते हैं वो कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं, ठीक है। वो लगभग अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो वो हल हो जाते हैं, ठीक। और मैथ वालों के लिए मैंने बता दिया कि जिनकी मैथ अच्छी है वो DI, मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग जिसमें इंडियन लॉजिक और वेस्टर्न लॉजिक होता है, तो आप इन चारों को आप अच्छे से कर सकते हैं। और जिनकी मैथ अच्छी नहीं है उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ICT और इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन, ये सब यूनिट जो हो सकते हैं वो काफ़ी अच्छे स्कोरिंग हो सकते हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अनुसार आपको इस एग्ज़ाम को टैकल करना होगा। तो आप वैसे जब पढ़ रहे थे तो समय बहुत कम था, तो उसमें कितना टाइम दे रहे थे इन सब चीज़ों में पढ़ने के लिए? लगभग दिन का कितना टाइम चला जा रहा था इनमें? मैं बात करूँ, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं पेपर 2 पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा था, क्योंकि टेक्स्ट थे और उनको अच्छे से पढ़ना था, तो काफ़ी समय मेरा उनमें जा रहा था। पेपर 1 के लिए मैं बहुत कम समय दे पा रहा था, एक घंटे में देता था। और मैं अगर सोर्स की बात करूँ, वो मैं छूट गया था अभी कि पेपर 1 मैंने कहाँ से तैयार किया। तो मैं सोर्स की बात करूँ, सोर्स अगर बात करें तो पेपर 1 के लिए किताबों की बात करें तो KVS मदान, और हिंदी में बात करें तो दृष्टि की किताब आती है। आपने हिंदी में दिया था पेपर 1? मैं इंग्लिश में दिया था। तो KVS मदान मैंने ली थी, पढ़ी नहीं थी, मैं बता रहा हूँ, मैंने KVS मदान ली थी। मेरे पास 2 महीने का समय था, बुक बहुत मोटी है वो, ठीक है। तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम उस पर दे पाऊँ, ठीक है। तो मैंने एक YouTube चैनल है कुमार भरत करके, तो मैं वहाँ से पहले लॉजिकल रीजनिंग शुरू किया पढ़ना। मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा, बहुत अच्छा पढ़ाते थे वो, मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा, तो मैंने लॉजिकल रीजनिंग वहाँ से कवर किया। फिर उसके बाद मैंने और टॉपिक्स देखे उनके, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, मुझे लगभग सारे समझ में आने लगे वहाँ से। और तब मैंने 10 यूनिट जो है वहाँ से कवर किए। वहाँ से सवाल आए थे जो उन्होंने पढ़ाया था भरत सर? हाँ, उससे कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे उन्होंने, कॉन्सेप्ट से सवाल हल हो जाते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, तो वहाँ से सब हो गए थे। तो आपको एक चीज़ और देखना होगा, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो पेपर 1, ठीक है, आपको पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर उठाइए। अगर प्रीवियस ईयर आपसे बन पा रहे हैं तब समझिए आप ठीक पढ़ रहे हैं। अगर आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बावजूद आपसे प्रीवियस ईयर नहीं बन रहे हैं, तो आपको और अधिक मेहनत की आवश्यकता है। कुमार भरत को पढ़ने के बाद, कुमार भरत सर जो पढ़ाते थे, उसके बाद प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो जा रहे थे। तो मैंने कहा कि मेरी तैयारी इसके लिए ठीक है, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं था, उस समय के अनुसार ही तैयारी करनी थी, तो इसलिए मैंने ऐसे किया था। पेपर 2 पे कुछ बातें हमारी रह गई थी, उसको करके समअप करते हैं। पेपर 2 की अगर बात करें तो जैसे मैंने बताया, पेपर 2 खंडों में विभाजित है।
टेक्स्ट वाला खंड जो 5 से 10 यूनिट तक है, और ऐसे हिंदी साहित्य का खंड जो 1 से 4 यूनिट तक है। पहले यूनिट के लिए अगर बात करें भाषा खंड जो है, उसके लिए अगर सोर्सेज की मैं बात कर लूँ यहाँ पे सबसे पहले, तो दृष्टि की एक किताब आती है नेट जेआरएफ की, वो प्राइमरी सोर्स था मेरा। और उसके बाद जो टेक्स्ट में जो किताबें लगी थी वो था, बस इसके अलावा। और एक और तीसरी किताब थी यूथ कंपटीशन की, जिसके अंदर पेपर होते हैं, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं। तो ये तीन किताबें सफिशिएंट है इस एग्जाम के लिए। और 3 सोर्स हो गए। मेरे सीनियर आकाश भैया, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि 3 चीजें आप अगर कर लेते हैं तो आपका जेआरएफ लगभग हो जाएगा। पहला है भाषा खंड, दूसरा काव्य शास्त्र, और तीसरा है जो आपका टेक्स्ट लगा हुआ है। और हिंदी साहित्य के इतिहास पर तो अपना अधिकार है। हिंदी साहित्य के इतिहास पे आप मतलब बहुत विस्तृत हो जाता है, आप पढ़ेंगे मतलब पढ़ सकते हैं उसको, लेकिन बहुत विस्तृत हो जाता है वो वाला खंड, इसलिए। तो ये 3 चीज़ों पे कर सकते हैं। और उन्होंने तो मेरे ख्याल से आकाश भैया ने कुछ एनालिसिस भी बना के दिया था कि इधर इस पोर्शन से इतना पूछा जा रहा है, इसको अच्छे से कर सकते हैं, एकदम डिटेल से करके उन्होंने बताई थी चीज़ें। हाँ, उन्होंने भी यही बताया था कि जो टेक्स्ट वाले खंड है उससे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, और बाकी यूनिट से उन्होंने बोला था कि आप दृष्टि से कवर कर सकते हैं उसको, ऐसे। तो कुल मिलाकर के बातों की तो यही मतलब निकल रहा है कि जो टेक्स्ट है उसको आपको तैयार कर लेना चाहिए, स्पेशली जो ज़्यादा छोटे कम समय लेते हैं उनको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। पेपर 1 में भी वही है कि जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिसमें अच्छे हो, उसको पढ़ लेना चाहिए। तो वहाँ से आपका पेपर 1 और यहाँ से पेपर 2 तैयार हो जाएगा, और उस हिसाब से कुल मिलाकर के पढ़ना ही है। बस किस तरीके से पढ़ना है वो आपको इन्होंने अखिल ने अच्छे से बता दिया है। तो अगर और कोई बात रह गई हो, इनको बतानी हो, तो आप बता सकते हैं। नहीं, तैयारी के रिगार्डिंग तो सारी बातें हो चुकी गई है लगभग। और जो जून में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए पर्याप्त समय है अभी। आप टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ जाइए। पहला तो मैं यही कहूँगा पेपर 2 के लिए कि आप टेक्स्ट अच्छे से पढ़ जाइए, और साथ साथ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनको लगाते रहिए। मुझे एक चीज अभी ध्यान आ रहा है कि एक प्रश्न था, कोई विद्वान है हंटर करके, उनका एक कथन था, वो मैंने प्रीवियस ईयर में कहीं पढ़ा था, और हूबहू वो प्रश्न आ गया था इस बार के एग्जाम में। अच्छा। हंटर का एक कथन था, वो कथन मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ इतना पता था कि वो हंटर ने कहा था, क्योंकि प्रीवियस ईयर लगाया था मैंने। तो आप प्रीवियस ईयर को भी इग्नोर मत कीजिए, और टेक्स्ट पढ़ते रहिए, प्रीवियस ईयर को साथ में देखते रहिए, और बाकी जो और पोर्शन है उसको दृष्टि से आप कवर करते रहिए। इतना तैयारी पर्याप्त सफिशिएंट रहेगा। तो मेरा एक आखिरी सवाल की तैयारी करते समय कहीं पर कुछ मुश्किलें तो आई होंगी, वो क्या थी? हाँ, मेरे लिए सबसे मुश्किल की बात वो थी कि जिस यूनिट को मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से, उस प्रेशर से डील कैसे करना है। जैसे मैंने उपन्यास और अन्य गद्य विधा वाले सेक्शन को अच्छे से नहीं किया था, तो उस प्रेशर को झेलना कैसे है, क्योंकि लगता ये है कि मैंने ये पढ़ा नहीं है तो इस यूनिट से प्रश्न आ जाएंगे तो मैं करूंगा कैसे अच्छे से, अगर मैंने नहीं पढ़ा है तो उस प्रेशर को डील करना मेरे लिए सबसे कठिन था। और आपको देखना ये होगा कि आपके पास समय कितना है, और उस समय के अनुसार आपको रणनीति बना के कोई भी तैयारी आपको करनी होगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अखिल, आपने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया और अपनी बातें और अपनी स्ट्रैटेजी लोगों के साथ शेयर करी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों के लिए मैं इसी तरीके से पॉडकास्ट करता रहता हूं, और बहुत जल्द ही नेट जेआरएफ से संबंधित वीडियोज़ भी यहाँ पर अपलोड होने लगेगी। तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर देना, आगे चैनल आपके बहुत काम आने वाला है।